आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेशनल इनकम। आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? नेशनल इनकम, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। ठीक है। तो ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, है ना। नेशनल इनकम, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझना है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, क्या होती है आय। दिशा जी आप बताए, राष्ट्रीय आय क्या होती है या नेशनल इनकम? हाँ, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन जो हुआ उसका ओवरऑल इनकम। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड से समझेंगे। ठीक है, हम आज इसको स्टार्टिंग से ही करेंगे। कल जैसे हैंड रिटन में कर रहा था तो जो हो गया उसमें वो हो गया, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। अभी के लिए क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग से हो जाएगा। We shall start with the national income. राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इनकम रेफर टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by a country's residents within a specific period, usually one financial year। यानी कि राष्ट्रीय आय से हमारा अभिप्राय क्या रहेगा? राष्ट्रीय आय का मतलब है कि एक देश के अंदर, ठीक है, राष्ट्रीय आय का मतलब है, यहाँ पे राष्ट्रीय आय का मतलब है एक देश के अंदर पूरी साल भर में, पूरी साल भर, साल कौन सी? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इस अवधि के दौरान कुल उत्पादन किया जाता है, जितना भी कुल उत्पादन किया जाता है उसकी जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, दैट इज द नेशनल इनकम की कौन सी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, जो मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? जो उसके टोटल सेल वगैरह से जितनी भी मतलब कि इनकम जनरेट हुई, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? अपना मॉनेटरी वैल्यू कहेंगे उसको। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ की indicators of a nation's economic health and developments. It reflects the productive capacity and income generating ability of the economy। यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं? इस राष्ट्रीय आय से हमें इसको राष्ट्रीय आय को मापने से हमें क्या फायदा मिलता है? राष्ट्रीय आय को मापने से हमें फायदा मिलता है कि हम अपने देश की आर्थिक जो स्थिति है उसके बारे में जायजा ले सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रोग्रेस कर रही है, नहीं कर रही है, या दूसरे कंपैरेटिव दूसरे देशों से हम कितने पीछे हैं, कितने आगे हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम जो जानकारी लेते हैं वो किससे लेते हैं? हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट से लेते हैं। और इसके साथ साथ ये जो पॉलिसी मेकर हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए या एनालिस्ट हो गए, वो दे आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द नेशनल इनकम डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन बजटिंग, प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एटसेट्रा। यानी कि जितने भी पॉलिसी मेकर है, चाहे वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री है या आपके एनालिस्ट है, वो ज्यादातर किसके ऊपर निर्भर करते हैं? अपनी बजटिंग, प्लानिंग या अदर डिसीजन के लिए, तो इसके नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें एक एक्यूरेट डाटा प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम अपने डिसीजन बना सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से सेक्टर ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं, कौन से सेक्टर कम बूस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये सारी की सारी कहानी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ नेशनल इनकम इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिसोर्स एलोकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंट्री। यानी कि जो राष्ट्रीय आय है, इसके अलावा हमारे पास ये सब चीजें करने के बाद लिविंग स्टैंडर्ड की, एक देश के व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना हुआ? राष्ट्रीय आय अगर इसकी वजह से हमारे प्रति व्यक्ति आय में कितना इजाफा हुआ या पॉवर्टी एलिवेशन हुआ या नहीं हुआ, ये बेसिक जो पैरामीटर्स है ये हम नेशनल इनकम के माध्यम से देखते हैं। साथ ही रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि जो संसाधन है उसका बंटवारा सही तरीके से करना, और साथ ही साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंट्री। ठीक है, जैसे कि जब हमारे पास नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इसका मतलब कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके लिए टैक्स भी दे रहा है। टैक्स दे रहा है तो टैक्स की वजह से हम जो इनकम है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो रिच पीपल ज़्यादा टैक्स देंगे उसका जो पैसा आएगा कलेक्ट होके, उसको हम वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल सर्विसेज स्कीम्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो इसके माध्यम से वहाँ पर कंट्री का वेलफेयर भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कुल मिला के जो नेशनल इनकम है वो वेरियस टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स के लिए यूजेबल है। और साथ ही साथ जो नेशनल इनकम का बेसिक है, नेशनल इनकम का मतलब है
कि एक देश के द्वारा अर्जित की गई कुल आय। क्या है इसका मतलब? एक देश के द्वारा अर्जित की गई कुल आय एक साल के अंदर, और वो साल कौन सा होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, राइट। उसके बाद सेकंड जो देखेंगे आप, इसमें इसके बेसिक मीनिंग्स को अब समझने का प्रयास करेंगे नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम डिनोट्स द टोटल वर्थ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड विद इन अ कंट्रीज ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, टिपिकली ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर्स, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, मतलब कि एक देश के द्वारा, इसमें सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि एक देश के द्वारा पूरी साल भर में, पूरी साल भर का मतलब कि पूरी साल भर कौन सी साल कौन सी होगी? आपकी फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय साल, वित्तीय साल। ठीक है, ये है चलती है जो मैंने बताया आपको कि 1 अप्रैल से लेकर चलेगी, ये कब तक चलेगी? 31 मार्च तक चलेगी। ठीक है, इस अवधि के दौरान कुल उत्पादन एक देश के द्वारा अलग अलग वस्तुओं और सेवा का किया जाएगा, और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, मौद्रिक मूल्य होगा, क्या होगा? उसका मौद्रिक मूल्य होगा। तो उसको कैलकुलेट करके ही हम एक देश की राष्ट्रीय आय को मापते हैं। इज इट क्लियर? और दूसरा, फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, नेशनल इनकम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेजरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन, है ना। सेकंड, इट इज यूटिलाइज्ड इन इवैल्यूएटिंग पर कैपिटा इनकम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम प्रति व्यक्ति आय को भी मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर कर सकते हैं हम इससे? प्रति व्यक्ति आय को भी मेजर कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि देश की प्रति व्यक्ति आय, जैसे सपोज करो कि मैंने लास्ट ईयर देखा कि लास्ट ईयर मेरे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, या दूसरे कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितनी है, तीसरी जो जैसे सपोज करो डेवलप्ड नेशन में कितनी है, डेवलपिंग नेशन में कितनी है ना, इस तरह से अंडर डेवलप्ड कंट्री में कितनी है। तो उसके अलग अलग पैरामीटर, उसी के हिसाब से हम नेशन को डिफाइन करते हैं कि नेशन डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है ना। किससे? इनकम से। अदरवाइज तुम्हारे पास कोई और क्या पैरामीटर है? हमें बेसिकली हम किसी को रिच और पुअर बोलेंगे तो किस आधार पे बोलेंगे? वेल्थ के आधार पे, पैसे के आधार पे, है ना, मनी के आधार पे। तो मनी का आधार क्या हमारे पास है? नेशनल इनकम। हम जैसे सपोज करो कि अपने घर की बात करते हैं, तो घर में अगर जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, 3-4 लोग हैं हम। तो 3-4 लोगों को उसमें प्रॉस्पर किसको बोला जाएगा? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज्यादा इनकम के सोर्स होगा, उसी को प्रॉस्पर बोला जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा? कि समृद्ध इंसान है। जिसके पास पैसे नहीं होंगे, इसका मतलब कि उसके पास साधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो वो क्या कहलाएगा? पुअर कहलाएगा, है ना। तो सिमिलरली इकोनॉमी में भी ऐसी है, जैसे इंडिया है, डेवलपिंग नेशन है, और कुछ ऐसी कंट्री है जो कि अंडर डेवलप्ड है, जो अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई, है ना, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। या कुछ ऐसे नेशन है जैसे यूएसए वगैरह है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, है ना, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया है। या आप हो सकता है एग्रीकल्चर में उन्होंने काफी ज्यादा एडवांसमेंट या टेक्निकल जो एडवांसमेंट है वो अचीव कर ली है। सर्विस सेक्टर में बेस्ट जो उनके एक्टिविटी है वो उन्होंने प्रोड्यूस की है। तो इसके आधार पे वो क्या बन गई? अपने आप में एक तरह से डेवलप्ड नेशन बन गए हैं। ठीक है, और भारत अभी क्या है? उस रास्ते पे चल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेवलपिंग नेशन बोलते हैं। ये कहानी आएगी यहाँ तक हमारे पास। एंड उसके बाद तीसरे नंबर पे, ग्लोबली इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन रिलाई ऑन द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स टू असेस द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड डिजाइन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। यानी कि जितने हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंट्री के लिए अलग अलग तरह के इकोनॉमिक ट्रेंड्स को तैयार करते हैं, तो जिसमें कि वर्ल्ड बैंक आ जाता है, आईएमएफ आ जाता है, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जितने भी आते हैं, तो इनका बेसिकली काम ये है कि भाई ये किस तरह से इकोनॉमी को डेवलप करे। ठीक है, अंडर डेवलप कंट्री को डेवलपिंग डेवलपिंग को डेवलप की तरफ ले जाना, और उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, या कोई अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है तो वो पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना। ये बेसिक जो चीजें हैं ये इनके द्वारा की जाती है, और धीरे 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 इनके पास जो डाटा कलेक्ट होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है? वो कलेक्ट हो रहा है आपका जो जैसे नेशनल इनकम का डाटा आ गया, उससे ये असेस कर सकते हैं कि कौन सा नेशन को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, कौन से सेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कौन से सेक्टर में कम डेवलपमेंट हो रही है। ये कुछ इसके पैरामीटर्स में आते हैं। फिर इन इंडिया एजेंसीज सच एज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स
ऑफिस, मतलब कि इसमें क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ये एनएसओ, ये डाटा कलेक्ट करने का काम करता है। भारत में कौन करता है डाटा कलेक्ट? एनएसओ करता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं MOSPI, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, MOSPI। सो हैंडल्ड नेशनल इनकम एस्टिमेशन। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जितना भी नेशनल इनकम का एस्टिमेशन है, मतलब ऐसे कि हमें क्या पता कि हमारे देश की इनकम कितनी है, उसके लिए कोई ना कोई तो उसका डाटा कलेक्ट करता होगा, कोई ना कोई उसकी इनकम को देखता होगा। जैसे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस है, तो उसका डाटा भी कलेक्ट करना है, इनकम का डाटा कलेक्ट करना है, आउटपुट का डाटा कलेक्ट करना है, एक्सपेंडिचर का डाटा कलेक्ट करना है। तो ये डाटा जो कलेक्ट किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, कोई ना कोई इसके लिए बॉडी बनाई है। तो भारत में कौन सी बॉडी बनी है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री है वो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये इसको बेसिकली मेजर करने का काम करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ ये पॉइंट? देन हमारे पास नेशनल इनकम कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम इसमें, नेशनल इनकम के बेसिक कंपोनेंट्स। अगर हम इसमें कंपोनेंट्स की बात करें, किसकी बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, तो नेशनल इनकम इज comprises of various components that reflect the flow of money within an economy. ठीक है, these components not only show how income is generated but also where it is spent or invested. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या कि भाई नेशनल इनकम से केवल मात्र हमें ये पता नहीं चलता कि जो टोटल इनकम कितनी हुई है, बट इसके अलावा हम इसका जो फायदा है या इसका जो यूजेस है वो हम ये पता करने के लिए भी कर सकते हैं कि हमारी जो इनकम है वो जनरेट कहाँ से हो रही है और कितनी जनरेट हो रही है, और हमने उसको कहाँ पे स्पेंड करना है या कहाँ पे हमें उसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे उसका निवेश करना है। तो ये सारे के सारे जो डाटा है ये हमें नेशनल इनकम से मिलते हैं। द प्राइमरी कंपोनेंट इंक्लूड्स, तो बेसिक जो इसमें कंपोनेंट्स है वो क्या है, कंजम्पशन है, दूसरा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। पहले अभी इसमें कंजम्पशन को देख लेते हैं। कंजम्पशन का मतलब, कंजम्पशन रेफर टू द टोटल स्पेंडिंग्स बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो टोटल कंजम्पशन होगा हमारे पास, किस चीज के लिए होगा कंजम्पशन, कंजम्पशन हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको अपने लिए सर्विसेज को ले रहे हैं, तो उसके लिए हम ज्यादातर क्या यूज कर रहे करेंगे, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, तो दैट इज द कंजम्पशन फॉर देयर पर्सनल यूज। देन आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर टू द कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम पूंजी का निर्माण करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट किया मैंने, मान लो कि मैंने कोई एसेट खरीद लिए, तो एसेट से क्या होगा कि उसको मैंने निवेश किया ना, उसके खरीदने के लिए तो पैसा देना पड़ा, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में इससे मुझे डबल या ट्रिपल प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो आज तो मुझे इन्वेस्ट करने के लिए खर्च करना पड़ा, पैसा स्पेंड करना पड़ा, लेकिन मुझे 10 साल बाद उसका रिटर्न मिलेगा, मान लो कि 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना। जैसे अभी देखो गोल्ड के प्राइस पहले कितने थे, 50,000 रुपया था, आज की डेट में 1.5 लाख हो गया, तो यानी कि 3 गुना तो अभी हो गया, 2 3 4 सालों के अंदर 3 गुना प्राइस मिल रहे हैं, है ना। मतलब कि जिस बंदे ने इसमें 10 लाख इन्वेस्ट किया होगा, उसको 3 गुना कितना हो जाएगा, 30 लाख। ठीक है, सीधे सीधे तौर से 3 4 साल के अंदर आपको 10 का 30 मिल रहा है ना। अगर आप बैंक में रखते हैं तो कितना मिलता है, 11 12 13 लाख मिलते ज्यादा से ज्यादा, है ना। यहाँ कितना हो गया, ट्रिपल मिल रहा है आपको फायदा, है ना। तो ये पूंजी निर्माण है, इसको क्या बोलेंगे हम, पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट रेफर टू द कैपिटल फॉर्मेशन, द क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्यूचर प्रोडक्शन, मतलब जिससे हम क्या फ्यूचर में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने हॉस्पिटल बना दिए, अब हॉस्पिटल बनाऊंगा तो अच्छा लोगों के लिए क्या मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, और अगर उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी तो उनका जो जीवन काल है वो लंबा होगा और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा अच्छी होगी। अगर मान लो कि जो हमारी जो बॉडी है वो वीक रहेगी, बीमार रहेगी, लंबे समय तक हम काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, ऑटोमेटिकली घटेगी। और अगर हमारे पास स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, हम लंबे समय तक बीमार नहीं रहते, तो हम क्या ज्यादा ध्यान किस में देंगे, अपना प्रोडक्टिविटी में देंगे, आउटपुट में देंगे, तो हमारी जो आउटपुट है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो इसलिए ऐसे ऐसे एसेट्स में हम निवेश करते हैं जिसका हमें फ्यूचर में फायदा मिलता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड, रेलवे, या कोई अदर सर्विसेज है ना, जिसे हेल्थ स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स है,
ये सारे जो सेक्टर्स है इसमें सरकार लगातार इन्वेस्ट करती है ताकि उसका फायदा हम कहाँ कहाँ ले सके या कब ले सके, फ्यूचर में मैक्सिमम आउटपुट हम जनरेट कर सके। सो इट इंक्लूड बिजनेसेस एक्सपेंडिचर्स ऑन मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, एक्यूमुलेशन या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। तो इन सभी चीजों के ऊपर ज्यादातर खर्चा किया जाता है ताकि हम भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान कर सके, यानी कि सुरक्षित फ्यूचर को या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज को गेन कर सके। इज इट क्लियर? देन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज अवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो मैंने बोला ही था, है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि सरकार का खर्च, सरकारी खर्च या सरकार का खर्च, सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्चा। दिस इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर्स बाय सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑन, मतलब कि इसमें क्या रहेगा कि सारा का सारा खर्च, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो लोकल बॉडीज कर रही है, जैसे कि हमारे पास पंचायत है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है या अलग कोई अदर जो ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ये सभी का खर्चा इसमें शामिल किया जाएगा ऑन पब्लिक गुड्स। खर्च किसके लिए कर रहे हैं? ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि लोगों को सैलरी तो देनी है ना, एंड वेलफेयर प्रोग्राम एंड सब्सिडीज। ये सारा का सारा किसका पार्ट है? दैट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सब्सिडीज। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या चीजें शामिल नहीं होगी। ये भी एक सवाल आ सकता है आपको कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर कौन सी चीजें शामिल नहीं होगी। तो शामिल क्या नहीं होगा? पेंशन और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह देना, तो वो चीजें इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, एज दीज डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेंशन, बुढ़ापे में जो पेंशन दी जाती है उसे क्या आउटपुट निकलेगा? वो तो जस्ट काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम है ना, ताकि लोगों को बुढ़ापे में, अब उनसे काम तो हो नहीं रहा, लेकिन उनके लिए क्या है कि आय का साधन बना रहे, थोड़ा सा उनके जो बेसिक जो नीड्स है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, तो इसलिए उनके लिए पेंशन की प्रावधान किए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो ये हमारे पास किसमें आ जाएगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट की बात करें, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मैंने कल भी बताया था, क्या होता है ये? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि टोटल है कितना एक्सपोर्ट किया, उसमें से हमने टोटल कितना इंपोर्ट किया, जो नेट बच जाएगा वो हमारे क्या कहलाएगा? नेट एक्सपोर्ट। सपोज करो कि एक्सपोर्ट हमने $150 का किया, कितने का किया? $150 का एक्सपोर्ट किया, और इंपोर्ट कितने का किया हमने? $200 का इंपोर्ट किया। कितने का क्या? इंपोर्ट $200। तो हम क्या यहाँ पे प्रॉफिट में कि लॉस में है? लॉस में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसमें -$50 का लॉस झेल रहे हैं, ठीक है, डेफिसिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट, ठीक है। तो ये डेफिसिट हो गया, तो नेट एक्सपोर्ट हमारे पास इस तरह से निकलता है। तो ये डेफिसिट जो हमारे पास है ट्रेड बैलेंस है, डेफिसिट ट्रेड बैलेंस बोला जाएगा इसको, कि भाई व्यापार करने के बाद हमारे पास जो बचा है वो कैसा बचा है? डेफिसिट में बचा है, सरप्लस में नहीं बचा। अगर ये इसका उल्टा होता, यहाँ पे कितना होता ये, मान लो कि 250 होता, तो हमारे पास क्या होता? सरप्लस में होता। ये सरप्लस है ट्रेड, ट्रेड सरप्लस बोलेंगे, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, ये दो टर्म भी आपने याद रखना। तो नेट एक्सपोर्ट है, यानी कि दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। क्या ये कंट्री का जितना भी टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उसको माइनस कर देंगे, डिफरेंसेस का मतलब है कि माइनस कर दिया, हमारे पास नेट निकल जाएगा, ठीक है। ऐड टू द नेशनल इनकम व्हाइल अ नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस इट, किसको रिड्यूस करेगा? नेशनल इनकम को रिड्यूस करेगा। और उसके बाद आएगा फैक्टर इनकम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब है कि जो प्रोडक्शन के लिए हमने फैक्टर यूज किए हैं, ठीक है, आउटपुट निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, तो उसके आधार पे एडिशनली फैक्टर इनकम, जैसे कि वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। वेज किसको दिया जाएगा? लेबर को। किसको दिया मिलेगा? ये लेबर को। रेंट किसको मिलेगा? लैंड को, ठीक है। और इंटरेस्ट किसको मिलेगा? कैपिटल को, ठीक है। और प्रॉफिट किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और ये इनके लिए दिया जाने वाला रिवॉर्ड है। क्या ये? रिवॉर्ड्स है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एडजस्टेड फॉर द टैक्सेस एंड सब्सिडीज।
किस में होगा? ये टैक्सेस एंड सब्सिडीज में इसे एडजस्ट किया जाता है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम अलग अलग फेजेस में इसको देखते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स में हमारे पास जो पहला कंपोनेंट आता है वो क्या आता है? जीडीपी आता है। क्या आता है? किसी भी देश की जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। So basic concept related to the national income accounting provides a foundational understanding of how a nation's economic output and income are measured and offering insight into productions, income distributions and the economy's overall financial health. तो ये तीन चीजें आ जाएगी, है ना। तो अब हमने इसमें क्या समझना है? जीडीपी समझना है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ओवर अ ईयर, रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रेंथ। अब इससे हमें क्या समझना है? हमारा देश में एक साल के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसमें क्या है? जैसे सपोज करो कि मैंने ये यहाँ पर एक कंट्री को यहाँ पे इस तरह से, हमें ये इंडिया है, ठीक है, ये क्या है? इंडिया का मैं ऐसे रफ मैप बना रहा हूँ उसको, है ना। ये इंडिया का मैप है। किसका मैप है? ये इंडिया का मैप है। अब इसमें हमने क्या देखना है? इसमें हमने देखना है कि इस देश के, भारत में यहाँ पर कोई और कंपनियां भी काम कर रही है, इंडिया की भी काम कर रही है, दूसरे देशों की भी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है, जगह जगह पे अलग अलग कंपनियां काम कर रही है। तो यहाँ पर भारतीय कंपनियां तो कर ही रही है काम, लेकिन बाहर की जैसे कि मान लो कि ये वाली कंपनी चाइना की है, ठीक है, और ये वाली रशिया की है, ये वाली कंपनी मान लो कि हमने बोल दिया कि जापान की है, तो ऐसे ये कंपनियां भी काम कर रही है यहाँ पे। तो इन ये भी यहीं पे आउटपुट कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो यहीं कर रहे हैं ना, हमारे देश में ही उत्पादन कर रहे हैं। तो ये इन कंपनियों के द्वारा जितना भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है या प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो हमारे देश की जीडीपी का पार्ट होगा। तो इसमें क्या कहा गया कि भारत की जो ज्योग्राफी के अंदर जितना भी कुल उत्पादन होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री के द्वारा किया जा रहा है, सिटीजन के द्वारा या नॉन सिटीजन दोनों के द्वारा, अगर कोई कुल कितना भी उत्पादन हो रहा है वो हमारा जीडीपी का पार्ट होगा। इज इट क्लियर? बट इसके अलावा एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि अगर यहाँ पे मिलिट्री या एम्बेसीज आ जाती है, कौन आ जाती है? मिलिट्री या एम्बेसीज आ जाती है, ठीक है, दोनों में से मिलिट्री आ जाए या एम्बेसीज आ जाए, ठीक है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर ये इस देश में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो भारत की एम्बेसी या मिलिट्री अमेरिका में काम कर रही है, तो अगर उनके द्वारा वहां पे कोई आउटपुट किया जाता है तो उसका जीडीपी अमेरिका में नहीं होगा, वो भारत का होगा। और वैसे यहाँ पे अगर मान लो चाइना, रशिया, जापान की यहाँ पे एम्बेसी या मिलिट्री आउटपुट कर रही है या कोई उत्पादन कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रही है, तो उनके द्वारा की गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भारत में शामिल नहीं होगा। कहाँ होगा? वो वहीं उसी कंट्री में होगा जहां की वो ओरिजिन है। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंसेस आपको याद होना चाहिए। एक्सेप्शन है ये इसका, ये क्या है इसका? जस्ट बेसिक एक्सेप्शंस में इसे शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल थ्योरी हमें समझ आ गई। थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी सिर्फ इतनी सी थी कि हमारे देश में कुल कितना उत्पादन हो रहा है और वो भी उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू चेक की जाएगी, और जो गुड्स एंड सर्विस होगी वो कैसे होनी चाहिए? फाइनल होनी चाहिए, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होनी चाहिए। कोई कैसी गुड्स नहीं होनी चाहिए? इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होनी चाहिए, वो फाइनल गुड्स होनी चाहिए। और फाइनल गुड्स की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसी को मेजर करके हम क्या निकालेंगे? अपनी जीडीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीडीपी निकालेंगे। और ये एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगा ये, ठीक है, बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो इससे जीडीपी का डेफिनेशन क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब आता है हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जीएनपी। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या है? जीएनपी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली अलोंग विद द नेट इनकम अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड। नेट इनकम का मतलब वही एक्स माइनस एम, ठीक है, एक्स माइनस एम नेट, ठीक है, ट्रेड जो होता है। इसमें क्या होगा? इसमें हम जो शामिल करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे शामिल? इसमें हम इस तरह से देखेंगे, जीएनपी का मतलब है कि जो जीडीपी है
क्या है, जीडीपी। जीडीपी में तो हमने क्या करा कि टोटल जो प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन बाय सिटीजन और नॉन सिटीजन विद इन दी geographical boundary of a country, boundary of a country within a year या फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इज कॉल्ड द जीडीपी। ये तो जीडीपी बन गया। बट अब इसमें जो जीएनपी में क्या होगा, जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ जो इनकम इसमें शामिल की जाए, ओनली सिटीजन, ओनली सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, ठीक है, इरेलीवेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। मतलब कि भले ही वो भारत में काम नहीं करे, किसी दूसरे देश में काम करे, लेकिन उन्होंने वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो उनके द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जैसे नो ट्रेड एंड कमर्स किया, तो उसमें जो नेट एक्सपोर्ट आएगा, नेट एक्सपोर्ट, तो उसको हम यहाँ पे शामिल करेंगे, ठीक है। मतलब कि वहाँ के सिटीजन के द्वारा, हमारे सिटीजन के द्वारा बाहर की गई एक्टिविटी और दूसरे सिटीजन के द्वारा हमारे देश में की गई एक्टिविटी को जब हम माइनस करेंगे तो उसमें क्या मिल जाएगा, नेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है, टोटल कितना एक्टिविटीज हुआ है, ठीक है। तो उसको हम किस में शामिल करेंगे, जीएनपी में शामिल करेंगे। So GNP include the value of goods and services produced domestically along with the net income earned from abroad, यानी कि जो विदेशों में हमारे जो लोग गए हैं वो भी तो काम कर रहे हैं वहां पे, तो उनके द्वारा टोटल जितनी भी इनकम अर्न की गई है, ऑफरिंग अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ अ नेशनल इनकम रिगार्डलेस ऑफ द जियोग्राफिक प्रोडक्शंस लोकेशंस। मतलब कि हम इसमें ये नहीं देख रहे कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत की बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं, वो देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो भी टोटल इनकम होगी वो हम यहाँ पे जीएनपी में शामिल करेंगे, लेकिन जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। बस इतना सा डिफरेंसेस है, बाकी बहुत बड़ा डिफरेंसेस इसमें नहीं है। इज इट क्लियर? देन हमारे पास जीएनपी के बाद एनडीपी आता है। एनडीपी क्या है इसका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। अब इसमें क्या होगा कि हमने पूरी साल भर क्या है कि कुल उत्पादन किया है, उसमें जो भी मशीन वगैरह है उसका यूज किया है, और उस मशीन का यूज करने से उसमें कोई कुछ ना कुछ टूट फूट हुई होगी, कोई ना कोई मशीनरी खराब भी होगी, कोई पुर्जा, कोई मशीन का जो पार्ट है वो खराब हुआ होगा, तो उसको खराबी को ठीक करने के लिए उसमें जो रिप्लेसमेंट वगैरह होगा, तो उसको डेप्रिसिएशन को हम खत्म कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाएगा, ठीक है। एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी एंड इंडिकेटिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या इंडिकेट करता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced after accounting for a wear and tears of a capital assets used during production। जो भी टोटल टूट फूट या मूल्यह्रास हुआ है उसमें उत्पादन के समय, जो भी मूल्यह्रास को जब हम माइनस कर देंगे जीडीपी में से, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, अगर ऐसे लिखेंगे आप इसको, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनडीपी। क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट है एनएनपी। क्या है हमारे पास है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो एनएनपी मेजर्स अ नेशंस टोटल इनकम बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी and giving insight into the economy's sustainable income level after considering the reductions in capital stocks over time। इसका मतलब क्या बना एनएनपी का, नेट नेशनल प्रोडक्ट का, फ्रॉम जीएनपी से, ठीक है। किससे करना है, जो नेट नेशनल इनकम की बात की जा रही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है, तो मेजर्स आर नेशंस टोटल इनकम, यानी कि इसे हम देश की कुल आय का मेजरमेंट करते हैं। और कुल आय कैसे करेंगे, जब हम जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी। एनएनपी क्या निकल के आएगा, एनएनपी। सिमिलर जैसे कि जीडीपी से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारा एनडीपी आ गया,
वैसे जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एनएनपी आ गया। क्या आ गया? एनएनपी आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो टर्म है दैट इज आवर पर्सनल इनकम। क्या है नेक्स्ट? पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम ये नहीं है जैसे हम बोलते हैं ये तो मेरी पर्सनल इनकम है, ये थोड़ी सी यहाँ पे इकोनॉमिक्स में थोड़ी अलग है। जैसे कि पर्सनल इनकम रेफर टू द टोटल इनकम इंडिविजुअल रिसीव, कि भाई एक व्यक्ति कुल जो इनकम रिसीव करता है, ठीक है, किसी भी मीडियम से, जैसे कि वेजेस है, सैलरीज है, इंटरेस्ट है, ठीक है, या डिविडेंड्स है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनकम वाज अर्न्ड थ्रू प्रोडक्टिव एक्टिविटी और नॉट। ठीक है, मतलब कि इसमें हम ये नहीं देखते कि भाई क्या ये आर्थिक गतिविधियों से इनकम जनरेट की गई है या नहीं की गई है। हम इसमें देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के पास कहाँ से कितना पैसा आया है। ठीक है, चाहे वो वेजेस से आया है, सैलरी से आया है, इंटरेस्ट से आया है, या डिविडेंड से आया है, या गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट से है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। किस में शामिल होगी? ये पीए पर्सनल इनकम में शामिल होगी। देन आता डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये एक्चुअल इनकम है। ठीक है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में क्या शामिल हो जाएगा आपका कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज द पोर्शन ऑफ द पर्सनल इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग द पर्सनल टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस, पर्सनल टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स। जब हम डायरेक्ट टैक्स को इससे हटा देंगे, माइनस कर देंगे, बाद में जो रिमेनिंग इनकम बच जाएगी वो हमारी क्या बनेगी? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बन जाएगी। ठीक है, so showing that to actual amount available for individual to spend on goods, services और save for future needs। ठीक है, मतलब फ्यूचर नीड्स के लिए तो चाहिए हमें ये, है ना, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो टोटल इनकम है, क्या है? टोटल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। माइनस क्या कर दिया आपने? डायरेक्ट टैक्स। और जब आपने टैक्स दे दिया, जैसे सपोज कर मेरी टोटल इनकम कितनी थी? 10,000। 10,000 माइनस मैंने इसमें टैक्स कितना लगा मुझे? 30% मान लो टैक्स लगा, तो मेरे पास लेफ्ट कितना बचा? 7,000। तो ये 7,000 मेरी ऐसी इनकम है जिसका मैं यूज किसके लिए कर सकता हूँ? टू स्पेंड ऑन गुड्स, सर्विसेज और सेव फॉर द फ्यूचर। ठीक है, इज इट क्लियर? देन हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा दैट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या? जब हम उत्पादन कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जो हमने प्रोडक्शन के लिए फैक्टर यूज किए हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट पे की है, तभी जाके तो हमने उत्पादन किया है। तो फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल फैक्टर कौन से है? चाहे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके उत्पादन में कुल कितना खर्चा आया है, उसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला। मतलब इसे हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? कुछ एक फॉर्मूले से, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट है इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर टैक्सेस, वेयर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा? मतलब जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडीज माइनस कर देंगे, और thus it can also be expressed as factor cost is equal to market price minus indirect tax plus subsidy। कैसे? मार्केट प्राइस मान लो कि मेरा कितना है? या मैंने इसको बोल दिया 1,50,000। ये कितना है मार्केट प्राइस? 1,50,000 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है इसके? है सपोज करो 50,000 इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है, प्लस क्या करना हमने इसमें? सब्सिडी। सब्सिडी कितने की दी मैंने? मान लो कि 80,000 की सब्सिडी दी। अब इसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा प्लस माइनस करके, वो मेरे पास क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, कि भाई इतना मेरा इसमें फैक्टर कॉस्ट में लगा है। इज इट क्लियर? देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज नेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट नेशनल इनकम आ जाएगा। नेट नेशनल इनकम रेफर टू द टोटल नेशनल इनकम अर्नड बाय एन इंडिविजुअल रेजिडेंट एंड बिजनेसेस। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? नेट नेशनल इनकम में ऐसी आय जो कि देश के रेजिडेंट के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा अर्न की जाती है, बिजनेसेस से। ठीक है, मतलब जो भी हमने व्यापार किया है या कोई भी किसी भी तरह का हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो टोटल अर्निंग हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? नेट नेशनल इनकम कहेंगे।
इट आल्सो इंक्लूड द इनकम फ्रॉम द एब्रॉड, ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या होना कि जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो नेट बच जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट नेशनल इनकम। इट प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट एंड सस्टेनेबल मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन ग्रॉस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो नेट नेशनल इनकम इन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो क्या है, नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन क्या, तो नेट नेशनल इनकम बच गई। बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, wear and tear of the capital goods, NNI focuses on the net additions to the economy's wealth। मतलब कि एक देश में कितना वेल्थ क्रिएशन हुआ है, एक्स्ट्रा वेल्थ कितना क्रिएशन हुआ है, मेकिंग इट अ क्रिटिकल टूल्स फॉर असेसिंग इकोनॉमिक sustainability. It also forms the basis for per capita income, which reflects average income and is a standard measure for comparing living standards across countries. In India, the NNI at factor cost is a primary measures used in union budget, that is 5-year plans historically and social sector policy planning। यानी कि जो हमने ये नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एज ए प्राइमरी मेजर की तरह हमने इसको यूज किया पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमने अपने वेरियस टाइप्स ऑफ 5-year प्लान लॉन्च किए या हमने वेरियस पॉलिसी मेकिंग डिजाइन किया, ठीक है। मतलब कि जो भी है, जितनी भी हमारी पॉलिसीज बनती है तो उसमें हम बेसिकली ये चीजें देखते थे कि टोटल जो इनकम है वो कहाँ से कैसे होती है आफ्टर रिड्यूसिंग और डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, जो टीयर एंड वियर है, नेट कितना बच रहा है हमारे पास, ठीक है, सरप्लस में है या डेफिसिट में है। So it gives insight into whether economic growth is leading to a genuine value creation or is merely inflated by capital consumptions। नेशनल इनकम मेजरमेंट मेथड। अब यहाँ से हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय को जो मेजर करने वाले वेरियस मेथड कौन कौन से हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई नेशनल इनकम कितने तरह से हम मेजर कर सकते हैं, टाइप्स पढ़े हमने, कितने तरह से हो सकती है नेशनल इनकम, तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, है ना, एनआई नेशनल इनकम, और साथ ही हमने इसमें पर्सनल इनकम पढ़ी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पढ़ी, है ना, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। अब यहाँ से उसको मेजर करने के तरीके, तो सबसे पहला जो इसमें तरीका है दैट इज द प्रोडक्शन मेथड। सबसे पहला क्या आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्शन मेथड आ जाएगा। तो प्रोडक्शन मेथड यानी कि उत्पादन विधि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पादन विधि बोलते हैं। आल्सो नोन एज द आउटपुट मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्शन मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय summing the value added at each production stages across all sectors of economy, whether it is agriculture, manufacture और service। यानी कि तीनों सेक्टर में कुल उत्पादन जो वेरियस स्टेजेस में किया गया है उसकी नेट वैल्यू को ये इंक्लूड करता है। क्या करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है। और वैल्यू एडेड इज कंप्यूटेड एज टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल, एनर्जी एटसेट्रा, ठीक है। मतलब कि जो बीच का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ है उसको माइनस कर देते हैं क्योंकि वो डबल काउंटिंग ना आ जाए ताकि, है ना, और बाकी टोटल आउटपुट देखेंगे हम। जैसे मान लो कि मैंने वीट पैदा किया, एग्जाम्पल के तौर पे क्या पैदा किया मैंने, वीट। तो वीट को पैदा करने के लिए मुझे क्या इसमें जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल एटसेट्रा ये भी तो यूज करने पड़े, और इसमें लेबर भी यूज करनी पड़ी, इसमें मशीनरी भी यूज हुई होगी, है ना, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी आया है मार्केट तक पहुंचाने के लिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन का वजह ये मंडी में पहुंचा, तो उसके बाद ये फैक्ट्री में गया, तो इसको बनाने के लिए, वीट से आटा बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए, ठीक है, तो फ्लावर बनाने के लिए उसमें मशीनों का भी यूज हुआ, है ना। तो ये सारा कुल मिला के ये लास्ट में जाके ये फ्लोर बना, मेरे पास क्या बना, वीट बना, आटा बना, ठीक है। जब ये आटा बन के मेरे पास आया तो उस समय तक ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अब इसके बाद ये सीधा किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, कंज्यूमर इसको आटे को लेगा, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू, यहाँ से टोटल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू की बात कर रही है, टोटल आउटपुट, क्या बोला इसका, टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट ये है हमारे पास, इसको इन वैल्यूज को माइनस कर देंगे, हमारे पास फिर नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अ कार मैन्युफैक्चर्स वैल्यू एडेड इज कार्स फाइनल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ स्टील, टायर एटसेट्रा।
ठीक है, क्योंकि ये भी तो लगते हैं ना कार को बनाना, ऐसा तो नहीं कार एकदम से आगे बन के, टायर अलग जगह से आ सकता बन के, है ना, स्टील उसका अलग होगा, कुछ और अंदर के पार्ट्स हो गए जो वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं बन के, लेदर जैसे सीट बनाने के लिए लेदर अलग जगह से आएगा बन के। तो जीडीपी प्रोडक्शन इज इक्वल टू, इसमें हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट आउटपुट लेवल इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और इट अवॉइड डबल काउंटिंग एंड आइडेंटिफाइज sectoral contributions but requires regular data, making it challenging for in economies with large formal sectors। आ गया समझिए पॉइंट, जिसमें क्या बोला हमने कि भाई हम किस तरह से डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम इसमें एक ही चीज देखते हैं, और वो चीज क्या है हमारे पास, कि हम इसमें सेक्टरल कॉन्ट्रीब्यूशंस का इसमें योगदान देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकम मेथड। आउटपुट मेथड हमने कर दिया, अब हमारे पास आता है इनकम मेथड। द इनकम मेथड कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग ऑल इनकम्स अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी इनकम को कैलकुलेट करेंगे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की गई है, चाहे वो आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर। ठीक है, तो एक साल के अंदर ही होता है ये तो कैलकुलेट। तो इट इंक्लूड वेजेस, वेजेस यानी कि लेबर को क्या मिल रहे हैं, वेजेस मिल रहे हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट, इनकम फ्रॉम द लैंड एंड एसेट्स, और इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, रिटर्न्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो दैट इज बिजनेस अर्नर, है ना, उसकी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह उनके लिए प्रॉफिट मिलेगा। एडिशनली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि जो अब्रॉड से नेट फैक्टर इनकम आ रही है, income earned by the resident overseas minus income paid to the foreign national domestically, it added to derive gross national income, GDP income is equal to compensation of the employee plus operating plus in mixed income plus net direct tax. This method highlights the income distribution but may under reports informal sector earning, क्योंकि उसके बारे में हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाता ना, बाकी जिसके बारे में एग्जैक्ट फॉर्मल सेक्टर का एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है, डाटा मिल जाता है, तो उसके आधार पर हम इसमें नेशनल इनकम को मेजर कर लेते हैं। इज इट क्लियर, मतलब कि इनकम मेथड है टोटल इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, तो उसको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और उसके आधार पे हम टोटल नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड। Expenditure method estimates national income by summing the final spending on goods and services by households, यानी कि कुल जितना भी हाउस होल्ड कौन हो गए, जो खरीदने वाले कंज्यूमर है, कंज्यूमर के द्वारा वस्तु एवं सेवा के ऊपर कुल कितना खर्चा किया गया है खरीदने के लिए, तो उसको हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं हम जीडीपी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस, सॉरी, कंजम्पशन इनकम प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट रिफ्लेक्ट्स टोटल एग्रीगेट डिमांड्स विद इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे की कंपोनेंट्स इसके नेशनल इनकम के थे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से, किस किस पॉइंट से जो नेशनल इनकम है वो प्रभावित होती है। तो इसमें सेवरल फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें इकोनॉमिक हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय उसको प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हमारी राष्ट्रीय आय कम या ज्यादा हो सकती है। तो इट इम्पैक्टिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स एंड वर्कफोर्स efficiency, ultimately shaping the pace and patterns of the economic growth। जिसमें पहले आ जाएगा हमारे पास नंबर 1 पे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जैसे कि जो कंट्री मिनरल से रिच होगी, जहाँ पे ज्यादा मिनरल्स होंगे, और वाटर, फॉरेस्ट, फर्टाइल्स लैंड ऑफन हैव हायर इनकम पोटेंशियल, जहाँ पर सभी नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, जैसे
क्लाइमेट अच्छा है, मानसून समय पे हो रही है ना, और जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल है, घने फॉरेस्ट है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरली मिल गए जो कि एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, दूसरे अदर एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, तो हमें सस्ते में मिल जाएगी, इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे और आउटपुट ज्यादा होगा। दूसरा ह्यूमन कैपिटल्स, ह्यूमन कैपिटल्स का मतलब मानव पूंजी, जहाँ पे स्किल्ड लेबर होगी, हेल्दी लेबर होगी या एजुकेटेड वर्कफोर्स होगी, तो आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो नेशन प्रॉस्पर होगा, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो देश ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा उसका प्रॉस्पेरिटी उतना ज्यादा होगा, मशीनरी टेक्नोलॉजी बूस्ट आउटपुट एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी, राइट। देन आता है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक स्थिरता भी जरूरी है, जैसे आजकल देश के हालात चल रहे हैं, ठीक है, लगातार ऐसे लगता है कि भाई सरकार कभी भी गिर सकती है, या सरकार सही से काम नहीं कर रही, या कुछ और इस तरह के रीजन कहीं पे लगते, जैसे पाकिस्तान में ज्यादातर क्या रहता है, इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रहती है, तो ऐसी स्थिति में वहां नेशन क्या है, प्रॉस्पर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इजीली, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड स्टेबल इंस्टीट्यूशन एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करें अगर हम, तो इनोवेशन लीड्स टू बेटर एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन एंड हायर आउटपुट। जहां पर जितना इनोवेशन होगा, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, जैसे एआई वगैरह है ना, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे तो आउटपुट भी डेफिनेटली ज्यादा बढ़ेगा। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो जहां पर ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड एनहेंसिंग नेशनल इनकम, हमारा सरप्लस में जाएगा फॉरेक्स, तो आउटपुट भी ज्यादा बेहतर होगी। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यूथफुल, यानी कि जहां पर पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा जैसे इंडिया में है, तो पोटेंशियल ऑफ अर्निंग ज्यादा बढ़ेगी, और जब पोटेंशियल ऑफ अर्निंग ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, आउटपुट भी ज्यादा होगी, है ना। सो डायनेमिक पॉपुलेशन कैन ड्राइव कंजम्पशन एंड लेबर मार्केट ग्रोथ। इसके बाद है नेशनल इनकम लिमिटेशंस, कि इसको लिमिटेशन क्या रहेगी, तो इसमें नॉन मोनेटाइज ट्रांजेक्शंस, यानी कि जहां पर आपके क्या मैनी गुड्स एंड सर्विस लाइक जैसे हाउस होल्ड है, फोर्स और द बार्टर एक्सचेंज एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी सही से नहीं चलती, मतलब उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि अगर गुड्स के बदले गुड्स का ही एक्सचेंज हो रहा है तो उसका सही से एस्टिमेशन लगा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। गो अनरिकॉर्डेड मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असाइन एक्यूरेट मॉनेटरी वैल्यूज इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इनकम फ्रॉम इनफॉर्मल और इलीगल एक्टिविटीज जो कि हिडन रहती है ना ज्यादातर, तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी इसका एक्यूरेट एस्टिमेशन कर पाना मुश्किल हो जाता है। अर्निंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड इकोनॉमी सच एज ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शंस और इलिसिट ट्रेड्स एटसेट्रा are typically underreported, leading to the significant underestimations in official national income figures, right? Then हमारे पास डबल काउंटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई जो गुड्स एंड सर्विस है उसका डबल काउंटिंग ना हो, लेकिन ये डबल काउंटिंग होने की संभावना ज्यादातर बनी रहती है, जिसकी वजह से जो रियल और एक्चुअल इनकम है वो मतलब कि जो कैलकुलेटेड इनकम आती है लास्ट में उससे ज्यादा दिखती है। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि डबल काउंटिंग से क्या हो सकता है कि मेरी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा दिख सकती है जो मेरी एक्चुअली इनकम है, ठीक है। जैसे मैं कार का है, कार का जब टायर लगाया उसके लिए ऐसे ऐसे करके इसको ये सभी कैलकुलेट किया, लेकिन अल्टीमेटली उसकी वैल्यू एडिशन कहाँ हुई, कार में हुई ना, ठीक है। तो कार मैंने 5 लाख की बेची, लेकिन टायर इसका कितने का था, मान लो कि 50,000 के टायर थे, स्टेयरिंग इसका 10,000 का था, या अंदर के जो पार्ट थे इंजन इसका 1 लाख का था, है ना, ऐसे ऐसे करके, तो अगर मैं इसको भी जोड़ दूंगा तो ये तो 10 लाख हो जाएगा इनकम के तौर पे, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये जो वैल्यू है वैल्यू एडिशन है, ये फाइनल वैल्यू ये इसकी, है ना, ना कि इंटरमीडिएट वैल्यूज, ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है ना। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि डबल काउंटिंग इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स अलोंगसाइड फाइनल प्रोडक्शंस,
inflates economic values and distinguishes them reliably in complex risking operation overestimations of the national income. Difficulty in assessing depreciation. So इसका आएगा accurately estimates capital wear and tears is challenging and varying rates and values for different assets often resulting in misleading net income calculations. ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है डबल काउंटिंग से बचना। तो कुल मिला के ये हमारा आज का नेशनल इनकम वाला टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है?